एक छोटी सी अनाथ बच्ची जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही खतरनाक है। हाँ, लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं है कि स्क्रीन तोड़कर बाहर आ जाए। तो बस शांति से बैठे रहिए और इस मोहतरमा की कारनामे देखिए। कहानी की शुरुआत में हम केट को देखते हैं जो अपनी नशे की आदतों की वजह से अपनी दूसरी संतान यानी मैक्सिन को लगभग झील में डुबा दी थी, लेकिन उसके पति जॉन की वजह से वो बच गई और उसकी तीसरी संतान जेसिका स्टील बर्थ यानी प्रेगनेंसी के 20 या 28 हफ्ते बाद ही मर चुकी थी। उसके साथ हुई इन सब घटनाओं की वजह से उसे लगता है कि वो एक अच्छी मां नहीं बन पाई, लेकिन अब वो अपनी जी जान लगाकर कोशिश कर रही है कि वो नशे पूरी तरीके से छोड़ दे। हालांकि अब वो शराब नहीं पीती, लेकिन आज भी जेसिका के सपने उसे सताते हैं, इसीलिए वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले पा रहे। लेकिन एक दिन जॉन के कहने पर वो दोनों सेंट मरियाना ऑर्फनेज जाते हैं, जहां जॉन को किसी बच्चे की गाना सुनाई देता है। जॉन उस आवाज के पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंच जाता है जहां एक बच्ची पेंटिंग करते हुए गाना गा रही है। वो जॉन को अपने पास बुलाती है और अपना नाम एस्थर बताती है, और जब जॉन उसे पेंटिंग के बारे में पूछता है तो एस्थर अपनी पेंटिंग की कहानी ठीक इस तरह से बताती है जैसे कि वो केट के साथ जुड़ी है। जैसे कि उसकी पेंटिंग में ये सैंडी जिसे अपने बच्चे की तलाश है, जॉन को उसके साथ अपनापन लगता है। यहाँ तक कि केट को भी एस्थर के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एस्थर की बातें दिल को छू जाने वाली होती है। ऐसा लगता है कि वो इतने कम समय में एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। सिस्टर एबिगेल उन्हें बताती है कि एस्थर रसिया से है और दूसरे देश के बच्चों को पेरेंट्स मिलने में मुश्किल होते हैं। इससे पहले एस्थर जहाँ पर थी वहाँ आग लगने की वजह से पूरा परिवार जल गया, लेकिन एस्थर जैसे तैसे बच गई। उसकी रवैया बहुत अच्छा है, वो हर किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करती है और बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह अपने गले और हाथों में रिबन्स पहनती है। एस्थर के बारे में जानने के बाद वो दोनों उसे गोद लेने की फैसला करते हैं। मैक्स अपनी नई बहन को देखकर बहुत खुश होती है। हालांकि वो बोल नहीं सकती और ना ही उसे सुनाई देती है, बस हेयरिंग एड की वजह से हल्की फुल्की सुनाई देती है। फिर भी एस्थर उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, क्योंकि वो पूरे रास्ते केट के जरिए उसके साथ बातचीत करना सीख चुकी है। इससे मैक्स की खुशी दुगना हो जाता है। अब क्योंकि वो घर में एक नई मेंबर है तो हर कोई उसे ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन इस बात से जॉन की बड़ा बेटा डैनियल की फीलिंग्स थोड़ी सी हट होती है और वो अपने दोस्तों के साथ अपनी ट्री हाउस में जाकर कुछ एडल्ट फोटोज देखने लगता है। बच्चे मन के सच्चे, जैसे कि मैक्सिन एस्थर के साथ झील के किनारे ठीक ऐसे खेल रही है जैसे कि वो अपनी पुरानी यादें पूरी तरीके से भूल चुकी है, जब वो अपनी माँ की लापरवाही की वजह से झील में डूबने वाली थी। और ये बात याद दिला के जॉन की मॉम केट को ताना मार रही होती है, जो कि घर घर की बात है। अगले दिन एस्थर को स्कूल भेजा जाता है, लेकिन उसके कपड़ों की वजह से उसके क्लासमेट्स मजाक बनाते हैं, खासकर ब्रांडा। उसी दिन डैनियल एक पंछी को जख्मी कर देता है, तभी वहां पर एस्थर आती है। वो डैनियल को उस पंछी को मार देने के लिए कहती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो पंछी बहुत ही दर्द में है, पर डैनियल ऐसा करने से मना कर देता है। इसीलिए एस्थर खुद ही उस पंछी को मार देती है। उसके हिसाब से अब वो दर्द से आज़ाद है। उसकी ये कारनामा मैक्स के अलावा डैनियल को भी बहुत ही अजीब लगता है। रात को जब केट एस्थर के रूम में होती है तभी उसे उसके रूम से एक बाइबल मिलता है जिसके अंदर एक आदमी की फोटो है। केट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वैसे इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, लेकिन लगता है एस्थर के लिए ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है। अगले दिन वो उस बाइबल को अपने साथ स्कूल में ले जाती है। वही दूसरी तरफ डैनियल की दोस्त उसे चिढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि एस्थर जैसी लड़की उसकी बहन है जो बिल्कुल किसी पुराने जमाने की लगती है। इस बात से गुस्सा होकर डैनियल एस्थर को धक्का दे देता है, जिससे उसकी बाइबल ब्रांडा के हाथ लग जाती है। एस्थर उसे बाइबल वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रांडा उसे नहीं छोड़ रही होती और इसी खींचातानी के दौरान बाइबल के हर एक पन्ने बिखर जाते हैं। एस्थर इसका भी बुरा नहीं मानती, बल्कि वो अपने पन्ने समेटने लगती है। लेकिन जब ब्रांडा एस्थर के गले में लगी वो रिबन्स हटाने की कोशिश करती है तो वो इतनी जोर से चीखती है कि ब्रांडा के साथ कॉरिडोर में मौजूद सभी स्टूडेंट्स की बोलती बंद हो जाती है। घर पर केट उसे स्कूल में हुई घटना के बारे में पूछती है, लेकिन एस्थर इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, बल्कि वो उससे जेसिका के बारे में पूछती है। इसीलिए केट उसे अपनी ग्रीन हाउस में ले जाती है, जहाँ उसने जेसिका की राख बिखेर दी है ताकि इन पौधों के साथ उसकी बेटी जेसिका भी जिंदा रहे। जेसिका के बारे में जानने के बाद एस्थर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि वो कितनी खुशनसीब थी
जो उसे केट जैसी मॉम मिली। ये सुनकर केट भी इमोशनल हो जाती है और एस्थर को अपने सीने से लगा लेती है। उसी दिन रात को जब केट और जॉन इंटीमेट हो रहे होते हैं तो एस्थर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। वैसे ये थोड़ी सी एम्बैरेसिंग है, इसीलिए केट एस्थर के पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए और ये उनमें से एक थी। लेकिन वो एक बच्चे से सीधा सेक्स की बात नहीं कर पा रही होती। पर एस्थर इस बात को ठीक ऐसे कहती है जैसे कि ये उसके लिए बहुत ही आम बात है। वो कहती है हाँ वो संभोग कर रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके मुंह से ऐसे बातें सुनकर केट हैरान हो जाती है कि आखिर एक बच्चा संभोग जैसे शब्द को इतने आसानी से कैसे इस्तेमाल कर सकती है। पर जॉन इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है कि हो सकता है एस्थर ने स्कूल में किसी को ऐसा बोलते हुए सुनी होगी। अगले दिन जॉन मैक्स और एस्थर को खेलने ले जाता है। तभी उसके पास मिसेस जॉयस आती है जो अपने घर के कुछ काम में जॉन की मदद चाहती है। जॉन कहता है कि वो केट के साथ उसकी मदद करने जरूर आएगा और इस बात को एस्थर गौर से सुनती है। फिर उसकी नज़र जाता है ब्रांडा पर जो यहाँ पर खेलने आई है और जब वो एक स्लाइड के पास होती है तभी एस्थर उसे धक्का मार के नीचे गिरा देती है जिससे ब्रांडा के एंकल्स टूट जाते हैं। उसकी ये कारनामा मैक्सिन अपनी आंखों से देखती है। लेकिन जब घर पे इसके बारे में पूछा जाता है तो मैक्सिन सीधा कह देती है कि ब्रांडा फिसल गई थी। यहाँ तक कि एस्थर भी ब्रांडा के हादसे से जुड़ी किसी भी मामले से साफ इनकार कर देती है। इसी डिनर के दौरान डैनियल एस्थर के साथ थोड़ी सी बदतमीजी करता है क्योंकि एस्थर की वजह से स्कूल में हर कोई उसे चिढ़ाता है। अपनी बहन के साथ ऐसी बदतमीजी की वजह से जॉन उसकी ट्री हाउस में ताला लगा देता है जब तक कि वह एस्थर से माफ़ी नहीं मांग लेता। एक दिन एस्थर बहुत ही अच्छे तरीके से पियानो बजाती है, जबकि केट जब उसे पियानो बजाना सिखा रही थी तब उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वो पियानो बजाना पहले से ही जानती है। इससे केट एस्थर पर थोड़ी सी नाराज होती है, आखिर वो उनसे झूठ क्यों कह रही है। पर जॉन उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि हो सकता है एस्थर उसके साथ थोड़ी सी वक्त बिताना चाहती होगी, इसीलिए तो वो उससे पियानो सीख रही थी। पर केट को ऐसा नहीं लगता क्योंकि आज एस्थर ने उससे कुछ ऐसी बातें कही थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जैसे कि केट जिसे संगीत पसंद है उसके पास एक ऐसा लड़का है जिसे संगीत में जरा सा भी दिलचस्पी नहीं है और एक ऐसी लड़की है जो सुन नहीं सकती। केट को लगता है कि एस्थर उसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही, जबकि वो जॉन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहती है। जॉन उसे एक बच्ची पर ऐसे इल्ज़ाम लगाने से मना करता है। एस्थर को डिफेंड करने पर केट और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मिसेस जॉयस की मुद्दा उठा देती है जिसके साथ करीब 10 साल पहले जॉन की अफेयर था। लेकिन अब वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। लेकिन केट को इस बात पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है। वो मिस जॉयस की बात इसलिए कर रही होती है क्योंकि एस्थर ने उसे इसके बारे में बताया था जब उसने मिसेस जॉयस को जॉन की मदद मांगते हुए सुनी थी। जॉन एक बच्चे की बात को नज़रअंदाज करने के लिए कहता है क्योंकि उसने कुछ गलत सोच लिया है, लेकिन केट ऐसा नहीं करना चाहती। इसीलिए मजबूरी में जॉन भी उसकी शराब की मुद्दा उठा देता है। जब वो नशे में थी तो उसी की लापरवाही की वजह से मैक्सिन लगभग झील में डूब चुकी थी। बेवफा पति और शराबी पत्नी दोनों ही एक दूसरे के अतीत की गलतियों को गिनाने लगते हैं। एक तौर पे उन दोनों की रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा और इसे बिगाड़ने में एस्थर की बहुत बड़ी हाथ है। उसी ने अपनी बातों से उन दोनों को बेकाबू किया और अब देखिए उनकी लड़ाई की बातें सुनकर कैसे मुस्कुरा रही है। अगले दिन सिस्टर एबिगेल जॉन के घर आती है और उन्हें बताती है कि पता नहीं कैसे जब भी कोई बुरा हादसा होता है तो एस्थर वही होती है। और सबसे बड़ी घटना तो सुलिवन हाउस में आग लगने की थी जिस फैमिली ने एस्थर को अडॉप्ट किया था। उनकी ये सब बातें एस्थर सुन रही होती है और वो मैक्स को अपने साथ ले जाकर रास्ते में सिस्टर एबिगेल के इंतजार में होती है और उसके आते ही वो मैक्स को धक्का देकर रास्ते पर गिरा देती है जिससे सिस्टर एबिगेल की गाड़ी की बैलेंस बिगड़ जाता है। सिस्टर एबिगेल मैक्स को देखने के लिए आती है कि वो ठीक तो है, पर तभी एस्थर एक हथौड़ा उसकी सर पर दे मारती है। ये तो बहुत ही छोटी बात है। एस्थर की इससे भी मन नहीं भरता। वो सिस्टर एबिगेल को बहुत ही बेरहमी से जान से ही मार देती है क्योंकि वो उसके बारे में कुछ ऐसे बातें बता रही थी जो वो किसी को नहीं बताना चाहती। फिर वो अपने खून में सनी ड्रेस के साथ हत्या की गई हथियार को डैनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है और मैक्स को कहती है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए। छोटी सी बच्ची डर के मारे उसके हाँ में हाँ मिला देती है, पर ट्री हाउस से निकलते हुए डैनियल उन्हें देख लेता है। इसके बारे में पता चलते ही एस्थर डैनियल से उगलवा लेती है कि आखिर उसे क्या पता है। डैनियल बताता है कि उसने बस उन्हें ट्री हाउस से निकलते हुए देखा था, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। एस्थर उसे कैस्ट्रेट करने की धमकी देती है अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया।
अगले दिन केट एस्थर को एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाती है क्योंकि केट उसके अतीत के बारे में जानना चाहती है। डॉक्टर ब्राउनिंग उन्हें बताते हैं कि उन्हें तो एस्थर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी, बल्कि प्रॉब्लम तो उसके आसपास के रिश्तों में है, जैसे कि केट उसे पसंद नहीं करती। दरअसल ये भी एस्थर की कमाल है। उसी ने अपनी बातों से डॉक्टर ब्राउनिंग को मैनिपुलेट किया और उसे इस बात का एहसास दिलाया कि वो अपनी तरफ से रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें केट उसकी साथ नहीं दे रही। कुछ देर बाद सेंट मरियाना से सिस्टर जूडिथ केट को फ़ोन करके बताती है कि सिस्टर एबिगेल अभी तक वापस नहीं लौटी। उसी दिन शाम पुलिस को सिस्टर एबिगेल की लाश मिलती है, लेकिन आसपास हत्या से जुड़ी कोई भी सबूत नहीं मिली और कहीं ना कहीं केट को लगता है कि एस्थर किसी न किसी तरह से सिस्टर एबिगेल की हत्या से जुड़ी है। इसीलिए वो इंटरनेट पे कुछ ऐसे बच्चों के बारे में जानने की कोशिश करती है जो अपराध कर सकते हैं, जिनके कैरेक्टर घुमा हुआ होता है। अपनी जानकारी के मुताबिक वो जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसे बच्चे ऊपर से बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही खतरनाक होते हैं जितना कि कोई अपराधी। और केट को लगता है कि एस्थर उन्हीं बच्चों में से एक है। पर जब जॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता तो केट कहती है कि वह एस्थर के बारे में जान कर रहेगी, चाहे उसे रसिया की उस ऑर्फनेज से कांटेक्ट करना ही क्यों ना पड़े, उनकी जानकारी के मुताबिक जहां से एस्थर आई है। लेकिन जब केट वहां पर कॉल करती है तो वो बताते हैं कि एस्थर नाम की कोई भी बच्ची यहाँ पर नहीं थी। एक दिन जॉन एस्थर से कहता है कि उसे केट के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए, और एस्थर क्या करती है, वो उन फ्लावर्स को तोड़ लेती है जो जेसिका की कब्र के ऊपर थे, ताकि इन फ्लावर्स के जरिए वो केट को इम्प्रेस कर सके। पर यह देखकर केट अपने आप को संभाल नहीं पाती और एस्थर के हाथों से फ्लावर्स लेने की कोशिश करती है, जिसमें हल्के से वो उसके हाथों को पकड़ती है। लेकिन एस्थर ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे कि केट उसे मार रही हो, इसीलिए जॉन को आकर मामला संभालना पड़ता है। केट जॉन से कहती है कि एस्थर ने यह सब जानबूझकर किया है। वो जानती थी कि इन फ्लावर्स की केट के लिए क्या अहमियत है। उसी दिन रात को एस्थर अपने हाथों को खुद ही तोड़ देती है और ऐसे दिखाती है कि यह सब केट ने किया है। जॉन को भी ऐसा ही लगता है। अब क्योंकि आज रात एस्थर जॉन के साथ इस रूम में सोना चाहती है, इसीलिए जॉन केट को बाहर सोने के लिए कहता है। अब इन सब टेंशन के चलते वो 2 बोतल वाइन लेकर आती है, पर वो एक भी बूंद नहीं पीती, बल्कि उनमें से एक बोतल को पूरी तरीके से सिंक में खाली कर देती है। अगले दिन जब केट डैनियल को स्कूल रखने जाती है, तभी मौका देखकर एस्थर गाड़ी को न्यूट्रल करके ब्रेक्स हटा देती है, जिससे ढलान की वजह से गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगती है, जिसके अंदर मैक्सिन भी है। पर अच्छी बात यह है कि बिना किसी हादसे के गाड़ी बर्फ से टकराकर रुक जाती है। अब इन सब घटनाओं की वजह से जॉन केट पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि ये केट की गलती है, पर केट का कहना होता है कि ये एस्थर के काम है। लेकिन जॉन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि वो जरूर दोबारा नशे में थी, क्योंकि आज सुबह एस्थर ने उसे ये वाइन की बोतल दी है जिसे केट छुपा कर रखी थी। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक बूंद भी नहीं पी है, लेकिन जॉन उस पर विश्वास नहीं करता, वो अलग बात है। बल्कि उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसके नशे की आदतों की वजह से मैक्सिन मरते मरते बची थी, और वही गलती आज भी। इसीलिए वो केट से कहता है कि अगर वो अपने नशे की आदतों को छुड़ाने के लिए किसी रिहैब सेंटर नहीं गई तो वो उसे छोड़ देगा और बच्चों को अपने पास रखेगा। वही दूसरी तरफ एस्थर मैक्स को धमकाती है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो उसकी मॉम को गोली मार देगी। इसी रात को डैनियल मैक्स के रूम में जाता है, जहां उसे मैक्सिन के कुछ ड्राइंग्स मिलते हैं, और ये ड्राइंग्स उन सभी घटनाओं की होती है जो एस्थर ने उसके सामने किया है, जैसे कि सिस्टर एबिगेल को मारना और हथियार को डैनियल के ट्री हाउस में छुपा देना। यानी वो एक सबूत है जो ये साबित कर सकता है कि एस्थर सिस्टर एबिगेल की हत्या से जुड़ी है। इसीलिए डैनियल फैसला करता है कि वो सभी सबूतों को इकट्ठा करेगा ताकि वो इन सबूतों को एस्थर के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसकी ये सब बातें एस्थर बाहर से सुन रही होती है। अगले दिन सुबह सुबह केट एस्थर के रूम में जाती है और उस बाइबल को ढूंढने की कोशिश करती है जो पहले तो इस ड्रॉयर में था, लेकिन अब वो इस पुतले के अंदर छुपाया गया था जो केट के हाथ लग चुकी है। इस बाइबल के अंदर उसे कुछ लोगों की फोटोज मिलते हैं। इसी बाइबल पर सार्ने इंस्टीट्यूट लिखा होता है। केट को लगता है कि ये शायद रसिया की वही ऑर्फनेज है जहां से एस्थर आई है, लेकिन वहां कॉल करने पर पता चलता है कि ये कोई ऑर्फनेज नहीं है, बल्कि ये तो एक मेंटल हॉस्पिटल है। वही दूसरी तरफ डैनियल ट्री हाउस के अंदर एस्थर के खिलाफ उन सबूतों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उसे वहां पर कोई सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन एस्थर यहाँ पर आ जाती है जो उन सबूतों को पहले ही निकाल चुकी है, और वो डैनियल की आंखों के सामने
उन सबूतों के साथ ट्री हाउस में आग लगा देती है और बाहर निकलते हुए डैनियल को ट्री हाउस में ही लॉक कर देती है। वो बेचारा जैसे तैसे निकल तो जाता है पर गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। मौका देखकर एस्थर एक पत्थर से उसकी सर को कुचलने वाली होती है पर मैक्सिन उसे धक्का दे देती है जिससे डैनियल की जान जाते जाते बच जाती है। ट्री हाउस को जलते हुए देखकर केट दौड़ते हुए आती है और डैनियल को अस्पताल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। केट को पूरा यकीन होता है कि ये सब एस्थर ने की है। वही दूसरी तरफ एस्थर को इस बात का डर होता है कि डैनियल होश में आने के बाद हो सकता है उसके बारे में सब कुछ बता दे, इसीलिए वो चोरी छुपे आईसीयू में जाती है और तकिए से दम घोंटकर डैनियल को मारने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि वो मर चुका है लेकिन डॉक्टर उसे रिवाइव करने में कामयाब हो जाते हैं। अब डैनियल की ऐसी हालत देखकर केट की सब्र का बांध टूट जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि डैनियल के ऐसी हालत की वजह एस्थर के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए वो एस्थर को एक जोरदार तमाचा मारती है। अब एक बच्चे पर हाथ उठाने की वजह से उसे बेहोश कर दिया जाता है। आज रात केट को ही अस्पताल में रुकना होगा, इसीलिए जॉन मैक्स और एस्थर को लेकर घर चला जाता है। एस्थर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो बहुत ही चालाकी से मैक्सिन की हेयरिंग एड चुरा लेती है ताकि वो सुन ना सके, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया है और घर में उसे रोकने वाला कोई नहीं है। एस्थर अपने रूम में जाकर किसी मैच्योर लड़की की तरह ड्रेसिंग करती है, जिसके बाद वो जॉन के पास आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। हालांकि जॉन नशे में है पर वो अपनी बीबी और बेटी में फर्क बहुत अच्छे तरीके से समझता है। वो अडॉप्ट की गई है तो क्या हुआ, वो तो उसकी बेटी ही है ना। ये कोई ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक साइट नहीं है जहां ऐसे रिलेशन को अपने पैरों तले कुचल दिया जाता है। जॉन उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसी गंदी हरकत की तो वो उसे दोबारा ऑर्फनेज भेज देगा। अपने मकसद में नाकामयाब एस्थर चुपचाप अपने रूम में चली आती है। वही दूसरी तरफ सामने से डॉक्टर भार्वा केट को फोन करके बताते हैं कि वो जिस लड़की के बारे में पूछ रही थी वो कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वो एक 33 साल की फुल्ली मैच्योर औरत है और उसकी असली नाम है लीना क्लैमर। उसे एक रेयर हार्मोन डिजीज है जिसे हाइपोपिट्यूटरिज्म कहा जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे जैसे दिखती तो है लेकिन है नहीं। वो सान्डे मेंटल अस्पताल में सबसे खतरनाक पेशेंट थी जिसने लगभग 7 लोगों की हत्या की है। वो इतनी खतरनाक थी कि उसे हर वक्त स्ट्रेट जैकेट्स में रखा जाता, जहां से निकलने की कोशिश करने की वजह से उसके गले और हाथों में स्कार्स आ चुके हैं। 1 साल पहले वो अस्पताल से भाग गई, तब से वो बहला फुसला कर अपने आप को किसी फैमिली को अडॉप्ट करवाती है। फिर वो उस फैमिली के मर्द को बहकाने की कोशिश करती है और जब ऐसा नहीं हो पाता तो वो उस पूरे फैमिली को खत्म कर देती है, जैसा कि उसने सुलिवन परिवार के साथ किया था। पूरे फैमिली को जलाकर राख कर दी थी। उसके बारे में इतनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन जानने के बाद केट सीधा अपने घर के लिए निकल पड़ती है। इधर हम एस्थर को देखते हैं जो अपनी बहुत ही अनयूजुअल मेकअप उतारने लगती है, जैसे कि अपने वो छोटे छोटे दांत, जिसकी वजह से उसकी असली दांत जो कि परमानेंट है वो दिखने लगते हैं। अपने आप को बच्ची दिखाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, यहाँ तक कि वो अपने हाथ और गले की रिबन्स भी हटा देती है, जिससे उसके हाथ और गले में लगे वो स्कार्स दिखने लगते हैं जो मेंटल अस्पताल में रहते हुए उसी ने अपने आप को दी थी। इसीलिए तो वो हमेशा रिबन्स पहन कर रखती थी ताकि कोई भी उसकी इन स्कार्स को ना देख सके। गुस्से में पागल एस्थर अपनी रूम की चीजों को तोड़ने लगती है, जिसकी आवाजें सुनकर जॉन उसे देखने के लिए आता है, लेकिन तब तक एस्थर यहाँ से जा चुकी होती है। यहीं पर जॉन की नज़र एस्थर की बनाई पेंटिंग्स पर जाते हैं, जो नॉर्मल लाइटनिंग कंडीशन में तो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंधेरे में एक्वेरियम की लाइट की वजह से वो पेंटिंग्स किसी नॉर्मल इंसान के नहीं लग रहे होते, क्योंकि सारे के सारे पेंटिंग्स वायलेंस से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि जॉन दीवार पर कुछ ग्राफिक पोर्नोग्राफिक पेंटिंग्स भी नोटिस करता है जो हूबहू जॉन और एस्थर यानी लीना के चेहरे से मेल खाती है। कुछ ही देर बाद घर में पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है, क्योंकि लीना घर के फ्यूज सिस्टम को उखाड़ चुकी है और इसी अंधेरे में मौका देखकर वो जॉन पर हमला कर देती है और उसे तब तक चाकू मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। पर उसकी यह खतरनाक कारनामा मैक्सिन देख लेती है और डर के मारे अपने रूम में जाकर छुप जाती है। वही दूसरी तरफ ड्राइविंग कर रही केट अपनी जान की परवाह ना करते हुए पुलिस को फोन करके पूरी सिचुएशन बताती है कि कोई उसकी परिवार वालों को मारने की फिराक में है। इधर लीना मैक्स को बहुत ही ढूंढने की कोशिश करती है पर वो उसे नहीं मिलती और अब केट भी घर पहुंच चुकी है। उसे जॉन की डेड बॉडी मिलती है, पर अभी उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे हर हालत में मैक्सिन को बचाना है, उस खतरनाक बच्चे से जिसे उसने खुद गोद ली थी। वो मैक्स को आवाज लगाती है
पर मैक्स उसकी आवाज को नहीं सुन पाती क्योंकि उसकी हेयरिंग एड गायब है। जैसा कि आपको पता है, एस्था ने तो पहले ही उसकी हेयरिंग एड चुरा ली थी ताकि वो अपने इस घिनौने मकसद को अंजाम दे सके, लेकिन वो मकसद तो नाकामयाब हो गया। इसीलिए तो अब वो दूसरे मकसद पर काम कर रही है, इस पूरे फैमिली को खत्म कर देना। और मौका देखते ही केट पर गोली चला देती है जो सीधा उसकी कंधे पर लगता है। उससे बचने के लिए वो ग्रीन हाउस की छत पर चली जाती है। वही दूसरी तरफ मैक्सिन भी छुपते छुपाते ग्रीन हाउस के अंदर चली जाती है, जहां जाते वक्त गलती से उससे एक फ्लावर नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज़ें सुनकर लीना ग्रीन हाउस की तरफ आने लगती है। केट मैक्स को चुपचाप रहने के लिए कहती है, पर लीना उसे देख लेती है। वो उस पर गोली भी चलाती है, पर वो गोली उसे नहीं लगती। अब इससे मैक्सिन बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लीना उस पर कई बार गोली चलाती है, पर मैक्सिन बच जाती है। अपनी बेटी को खतरे में देखकर केट अपने आप को रोक नहीं पाती और ग्रीन हाउस की कांच तोड़कर सीधा लीना के ऊपर गिरती है, जिससे लीना बेहोश हो जाती है और केट मैक्स को लेकर घर से बाहर चली जाती है। अब पुलिस भी पहुंच चुकी है। वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर लीना नहीं होती। अब इससे पहले केट कुछ समझ पाती, लीना उस पर हमला कर देती है और दोनों ही एक जमी हुई झील के ऊपर गिरते हैं। लीना उसे मारने की बहुत कोशिश करती है। अपनी माँ को खतरे में देखकर मैक्सिन लीना पर गोली चलाती है। अब एक छोटी सी बच्ची की निशाना कितना अच्छा हो सकता है। गोली सीधा बर्फ से टकराती है, जिससे बर्फ टूटने की वजह से लीना के साथ केट भी झील के ठंडे पानी में डूबने लगती है। हालांकि वो जैसे तैसे लगभग निकल चुकी है, लेकिन अभी भी लीना उसकी पीछा नहीं छोड़ रही। वो उसकी पैरों को पकड़कर केट से कहती है, मुझे मरने मत दो मामी, जबकि उसने अपने पीछे चाकू छुपा कर रखी है। अच्छी बात है कि केट उसकी बातों में नहीं आती। वो उसे इतनी जोर से लात मारती है कि लीना की गर्दन वही टूट जाती है और वो इस झील के ठंडे पानी की गहराइयों में कहीं खो जाती है। और अब केट मैक्स के साथ पुलिस वालों के प्रोटेक्शन में है, जिन पर हमें जरा सा भी विश्वास नहीं है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।